अच्छा, तो अभी लाइबा ने जैसे हमसे पूछा कि हमें सबका टैग लाइबा को क्लियर करने हैं। तो मैं अभी समझा देती हूँ कि क्या होता है सबका टैग। बेसिकली मैं आप जैसे आप लोगों ने मैथ्स में पावर्स देखी होंगी कि हम लोग लिखते हैं 2 पावर 2 या 2 की पावर 4 इस तरह से। वो यूज़ करने के लिए हम सब और SUP वाला सब दोनों यूज़ करते हैं। मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखा देती हूँ सब इन HTML। जैसे यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, तो 2 आप चेक करें कि थोड़ा सा नीचे हुआ हुआ है और इसका साइज़ भी स्मॉल है। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है इस तरह के, जैसे ना साइंस में फार्मूलाज वगैरह लिखने के लिए, पावर्स देने के लिए, इस तरह से यूज़ करने के लिए करते आपने क्या स्क्रीन शेयर करी है? क्योंकि मुझे तो शो नहीं हो रही। हैं। स्क्रीन नहीं आ शो रही? नहीं हो रही। रुकिए मैं दोबारा शेयर करती हूँ। आप आ रही है स्क्रीन? हाँ, अब आ रही है। सही है। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे खोला है कि हम लोग जैसे ना सब जो है हमारे, जैसे यहाँ पे H2O लिखा हुआ है, 2 जो है थोड़ा नीचे है, मतलब नीचे हुआ हुआ है अलग से। ये जो है हमारा सब SUB यूज़ होता है, जैसे यहाँ पे देखें, ताकि हमारा थोड़ा नीचे टेक्स्ट होता है, क्योंकि नॉर्मल पैराग्राफ में काउंट नहीं होता। लेकिन अगर हम SUP की बात करें तो ये हमारा जो है ऊपर, जैसे ये 2 हमारी पावर दी हुई इस तरह से यूज़ होता है। हमें बस सबका टैग खोलना है और उसमें जो हमारी वैल्यू है वो लिखनी है, और हमारा ऊपर हो जाएगा और नीचे हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझ आ गया आपको? ओके ओके, आ गया आ गया। सही है। तो फिर आज के हम मेन क्लास स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है वो है फॉर्म्स। HTML में फॉर्म्स। फॉर्म जो है ना हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है HTML में, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा वाहिद मेथड है जिससे हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। मतलब हमारी पूरी वेबसाइट जो है ना सिर्फ यूज़र देख सकते हैं। फॉर्म्स जो है बेसिकली एक ऐसा मेथड है जो यूज़र से इनपुट्स लेने के लिए यूज़ होता है। मतलब ना आप किसी भी तरह से यूज़र से इनपुट नहीं ले सकते जब तक आप फॉर्म यूज़ ना करो। अब फॉर्म्स में आगे बहुत सारी टाइप हो होती हैं, मतलब आप बहुत सारी टाइप से इनपुट ले सकते हैं यूज़र से, लेकिन होती वो फॉर्म ही है। अच्छा, सो फॉर्म्स बेसिकली क्या होते हैं? फॉर्म्स आर यूज टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यूज़र्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाहिद तरीका है जिससे हम यूज़र से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स देखे होंगे, जैसे गूगल फॉर्म होता है, कोई आप हॉस्पिटल जा रहे हैं तो उसका पूरा फॉर्म बना हुआ होता है, आप कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो उसका फॉर्म फिल करना होता है, इस तरह से फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, वो फॉर्म्स जो होते हैं थोड़े मतलब ब्यूटीफुल टाइप के होते हैं, काफ़ी उनमें स्टाइलिंग लगी होती है, तो वो हम आगे CSS जब पढ़ेंगे तो हम उससे कनेक्ट करके पूरा करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बनाएंगे, बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, तो सबसे पहले जो है ना हमारा मेन टैग होता है फॉर्म में बनाने के लिए, वो होता है फॉर्म का टैग। सही है। अब मैं आप लोगों को साथ साथ प्रैक्टिकल करके जाती हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। तो मैं डायरेक्टली VS कोड पे चलते हैं। VS कोड में मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया है HTML 4th क्लास का, और उसके अंदर ना मैंने index.html की फ़ाइल बनाई है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक बॉयलर प्लेट लगाएंगे कि हम लोगों को शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन लिखना होगा। अच्छा, तो सबसे पहले हम एक्सक्लेमेशन लिखेंगे, और 2 मिनट। अच्छा, स्क्रीन क्लियर है? हाँ हाँ, स्क्रीन क्लियर है। सही है। तो हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगाते हैं, हम एक्सक्लेमेशन लिखेंगे और एंटर करेंगे। यहाँ बॉयलर प्लेट आ गई। बॉयलर प्लेट के अंदर हम यहाँ पे टाइटल के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो एज़ यूजुअल हमारी वेबसाइट पे शो होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आज हम पढ़ेंगे फॉर्म्स। अब यहाँ पे बेसिक जो हमारा सबसे मेन टैग होता है एक फॉर्म बनाने के लिए, उसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्म का टैग। तो उसमें हम लिखेंगे ऐसे, ये फॉर्म का टैग होता है, इसमें हम एक्शंस का एट्रीब्यूट अभी हटा देते हैं, ये भी हमारे काम का नहीं है।
ये जो हम बैकएंड यूज़ कर रहे थे तो ये उसके साथ यूज़ होता है काफ़ी, लेकिन अभी हमारा बिल्कुल भी काम करें क्योंकि हम सिर्फ अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं फॉर्म्स का। अच्छा, फॉर्म के टैग के अंदर ये हमारा जो मेन टैग होता है, मतलब फॉर्म आप बनाना है तो आपको ये टैग लगाना पड़ेगा उसके अंदर। अच्छा, ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा। उसके बाद हमारे पास फॉर्म में इनपुट्स होते हैं जिनमें यूज़र तो टाइप मैम करता है। जैसे जो फॉर्म के अंदर हम बैकएंड लगाते हैं बेसिकली कंट्रोल करते हैं हमारी इन फाइल्स को। नहीं, फॉर्म्स में जो हम लोग बैकएंड लगाते हैं वो क्या करते हैं कि हम लोग जो डेटा दे रहा है यूज़र, वो डेटा जाएगा कहाँ, उस डेटा भी को अच्छा हमारे डेटाबेस में सेव होना होता है, तो इसलिए हम एक्शन का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। अच्छा, तो न फॉर्म्स में इनपुट्स होते हैं और इनपुट्स में काफ़ी टाइप्स होती हैं। मतलब अगर आपको नॉर्मल नेम लेना है फादर्स नेम लेना है तो वो आपका नॉर्मल टेक्स्ट इनपुट होता है। लेकिन अगर आपको किसी की ईमेल लेनी है कि मतलब जिसमें @gmail.com लाजमी हो, तो वो उसके लिए आप ईमेल इनपुट यूज़ करते हो। और अगर आप चाहते हो कि मतलब ना वो जो डॉट डॉट से बने हुए आ रहे होते हैं, पूरा लिखा हुआ नहीं आ रहा होता कि आप क्या लिख रहे हो, वो पासवर्ड इनपुट में आते हैं। इस तरह से रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस और बहुत सारे होते हैं। इन सबको अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला और बेसिक हमारा है टेक्स्ट इनपुट। और उससे भी पहले ना हमें फॉर्म का टैग लास्ट में लगाना होता है। फॉर्म टैग के अंदर हम लोग VS कोड पे चलते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इनपुट का टैग, इनपुट टाइप। ये टाइप होता है, टाइप का एट्रीब्यूट। इसके अंदर हम बताते हैं कि हमारी ईमेल है, पासवर्ड है, टेक्स्ट है या क्या है। तो हमने अभी यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया टेक्स्ट, क्योंकि हम लोग अभी लेंगे नेम यूज़र से इनपुट में। अच्छा, तो यहाँ पे देखें जैसे हम यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप टेक्स्ट, इसी तरह से। और अच्छा, अब हम लोग चल के रिफ़्रेश करते हैं पेज को। मैंने वेबसाइट खोली हुई है, तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे इन बॉक्स टाइप का आ गया। आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं यूज़र, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रक्चर नॉर्मल एम्प्टी सा है, मतलब बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि इसमें हमने टाइप करना क्या है। तो अगर हम बताना चाहते हैं यूज़र को कि इसके अंदर हमें नेम लिखना है, तो हम एक तो तरीका है हमारे पास कि हम ऊपर H1 या कोई हेडिंग वगैरह डाल दें कि हाँ नेम लिखें, यहाँ पे नेम और कॉलन करके हम कर दें। लेकिन अगर हमें प्रोफेशनल मतलब बहुत सारे हैं तो उसमें हम इतनी हेडिंग्स तो नहीं डालेंगे, प्रोफेशनल उसमें करने हैं तो हमारे पास एक मेथड होता है जिसमें हम लोगों के पास एक एट्रीब्यूट होता है, वो होता है प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट। सही है, इस एट्रीब्यूट के अंदर आप जो भी लिखोगे ना वो इसके अंदर लिखा हुआ नज़र आएगा। जैसे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एंटर नेम और कॉलन लगा देते हैं। अब हम चल के यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर नेम। अच्छा, अब जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे यहाँ पे एंटर नेम लिखा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे आप अपना कोई नेम लिखना शुरू करोगे तो आप चेक करना कि पीछे से पूरा जो हमारा प्लेस होल्डर था वो हट गया। सो बेसिकली ये होता है बेसिक सा इनपुट, टेक्स्ट वाला इनपुट। और इसी तरह से हमारे पास सेम यही मेथड यूज़ होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। बस टाइप हम लोग ना ईमेल कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे, रेडियो बटन कर देंगे, इस तरह से कर देंगे। और इसमें हम अपना प्लेस होल्डर चेंज कर देंगे। अभी मैं काफ़ी स्पीड में पढ़ा रही हूँ तो आई होप कि समझ आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है। तो अगर हम लोग ईमेल इनपुट लगा के चेक करें, यहाँ पे मैंने वहीं से कॉपी कर लिया है, आप चाहें तो दोबारा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल और प्लेस होल्डर में लिखा है एंटर योर ईमेल। और हम रिफ़्रेश करते हैं पेज तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर योर ईमेल। यहाँ पे अगर मैं, अच्छा आप लोगों ने चेक किया होगा कि हर फॉर्म के नीचे एक होता है बटन, सबमिट का बटन या फिनिश का बटन, इस तरह के बटन होते हैं। तो बटन के बगैर ना फॉर्म्स, आप ये समझ लें कि फॉर्म्स कंप्लीट ही नहीं है, इनकम्प्लीट है बटन्स के बगैर। क्योंकि अगर बटन ही नहीं होगा सबमिट का तो फॉर्म किसी काम का नहीं। तो हम लोग डायरेक्टली लास्ट में चलते हैं, यहाँ पे होता है हमारे पास सबमिट का बटन। उसमें बटन्स होते हैं, बटन्स ना बहुत टाइप के होते हैं, मतलब वेबसाइट में काफ़ी टाइप के बटन्स होते हैं। साइन इन का बटन होता है, लॉग इन का बटन होता है, बहुत सारे बटन्स होते हैं। लेकिन एक बटन होता है सबमिट का बटन। सबमिट का बटन क्या बेसिकली यूज़ ही फॉर्म्स के लिए होता है, ताकि हम लोग जो हमारे फॉर्म्स में हमने डेटा लिखा है, हमारे इनपुट में हमने डेटा फिल किया है, वो सबमिट हो जाए। अच्छा, इसमें भी बैकएंड लॉजिक लगती है, लेकिन अभी हम नहीं लगा रहे क्योंकि हम अभी सिर्फ बेसिक HTML से स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली क्या करना होगा, मैं लिखूँगी यहाँ पे सबमिट, सॉरी यहाँ पे मैं लिखूँगी बटन। बटन का टैग हमारे पास आ गया है। बटन का एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग टैग होता है। अच्छा, फॉर्म का भी एक ओपनिंग और क्लोजिंग टैग होता है, लेकिन इनपुट का सिर्फ अपना ओपनिंग टैग होता है, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। सही है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेल्फ क्लोजिंग टैग, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। अच्छा, बटन के अंदर ना हमें एक एट्रीब्यूट देना होता है, टाइप का एट्रीब्यूट, जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कराती हूँ। जैसे हमने यहाँ लिख दिया हुआ टाइप सबमिट,
कि ये बटन किस चीज़ के लिए यूज़ होगा, इसकी टाइप क्या है। हमारा बटन अभी जो हमने बनाया है वो सबमिट करने के लिए यूज़ होगा। मैं यहाँ लिख देती हूँ टाइप बटन रीसेट सबमिट, इस तरह से हमारे पास आ रही हैं, तो मैं टाइप सबमिट लिख देती हूँ। तो हम इसे बटन को प्रेस करेंगे तो पेज रिफ़्रेश हो जाएगा और डेटा सबमिट हो जाएगा। लेकिन वैसे सबमिट कहीं नहीं होगा, ये हवा में ही रहेगा डेटा, क्योंकि ना ये डेटा पे हमने अभी कनेक्शंस नहीं लगाए हुए, वो बैकएंड में होता है और अभी हमारा यही काम है, तो हम इसी पे कंटिन्यू रखते हैं। जो तो मैं बटन के सेंटर में लिख देती हूँ, जैसे सबमिट ही लिख देते हैं और पेज रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक बटन आ गया है सबमिट का, और इसमें मैंने ना बॉर्डर्स लगाए, ना मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर लगाया, ना मैंने इसमें बटन की शेप दी है, ये बाय डिफ़ॉल्ट होके आ रहा है। तो ये HTML के यूज़ करने का ये फ़ायदा है बटन का कि वो बटन शेप में ही आता है। जैसे ही मैं अब इसे क्लिक कर रही हूँ, आप देखें कि ना यहाँ पे पेज रिफ़्रेश हुआ, पेज यहाँ पे आप लोडर पेज नज़र रखिएगा। अभी देखना, मैं सबमिट पे क्लिक करूँगी तो लोडर रिफ़्रेश हो रहा है, मतलब कि ना आपका पेज रिफ़्रेश हो जाता है, मतलब सारे इनपुट में सारा डेटा हट जाता है। मैं फॉर एग्जांपल अगर हम समझें कि हम पूरे एक फॉर्म पे आए, हमने नहीं बनाया है फॉर्म, हमें कहीं गूगल पे से मिला है, हमें इसे फिल करना है। मैं इसमें लिखती हूँ अपना नाम, फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ईमेल और मैं करती हूँ सबमिट। तो ये देखें सारा डेटा वैनिश हो गया। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक चीज़ चेक कराती हूँ। अगर नेम में मैं यहाँ पे 1 2 लिखूँ तो ये भी अलाउड है। 2 मिनट, हाँ ये देखें ये भी अलाउड है। इसमें जो वैलिडेशंस वगैरह लगती हैं कि मतलब नेम में नंबर्स ना जा पाएँ, ईमेल में @gmail.com के बगैर सबमिट ना हो पाए, ये सारी वैलिडेशंस लगती हैं। आपके पास CSS से भी लग सकती हैं, जावास्क्रिप्ट से भी लग सकती हैं और बूटस्ट्रैप भी होती है, उससे भी जा सकती हैं। वो भी हम आगे इसमें कंटिन्यू करेंगे, अभी हमारा स्ट्रक्चर का काम है। मैं एक चीज़ चेक कराना चाहती हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखें मैंने सिर्फ जिमल लिखा, मैंने @gmail.com कुछ नहीं लिखा। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस, जिमल इज़ मिसिंग एन @ इसमें आप जब तक, क्योंकि मैंने इसकी टाइप जो है ईमेल दी हुई थी, जब तक आप इसमें ईमेल फॉर्मेट में नहीं पास करोगे डेटा, तब तक ये वैलिड नहीं करेगा, सबमिट नहीं करने देगा। जैसे मैं @ लिखती हूँ और फिर सबमिट करती हूँ तो ये बोल रहा है अभी भी इज़ इनकम्प्लीट, जिमल @ इज़ इनकम्प्लीट, क्योंकि इसमें हमें आगे लिखना है gmail.com। अब हम सबमिट करेंगे तो वो सबमिट इसलिए हो कि तुमने जाएगा। टाइप ईमेल की है ना, तो शायद इस वजह से। जी मैं वही बता रही हूँ कि ये हमने यहाँ पे टाइप ईमेल लगाई है इस वजह से। लेकिन अगर मैं इसे नॉर्मल टेक्स्ट कर देती तो टेक्स्ट पे आप देख सकते हैं मैं कुछ भी टाइप करूँ तो वो कोई एरर नहीं दे रहा, आराम से फॉर्म सबमिट हो रहा है। सो ये होता है हमारा इनपुट ईमेल का। और उसके बाद हम लोग चलते हैं पासवर्ड वाले इनपुट पे। अच्छा, पासवर्ड जो है ना आपके पास इनक्रिप्ट फॉर्म में आप लोगों ने बहुत दफ़ा देखा होगा, मतलब ना उस पर डॉट बने हुए होते हैं और साथ में एक आई का आइकन बना हुआ होता है, आई का, जिस पर आप क्लिक करते हो तो ना आपका जो आपने पासवर्ड लिखा होता है वो विजिबल हो जाता है, मतलब आप देख सकते हो। और जब तक आप प्रेस नहीं करते उसे वो विजिबल नहीं होता टेक्स्ट आपके पास जो आपने पासवर्ड लिखा होता है। सो बेसिकली ना अभी ये वाली फंक्शनलिटी हम लोग ऐड नहीं कर सकेंगे क्योंकि ये हमारे पास होती है जावास्क्रिप्ट से। लेकिन ना अगर हमें नॉर्मल ऐसा चाहिए कि हमें, जाहिर सी बात है पासवर्ड हम ऐसे डायरेक्टली शो नहीं कर सकते। हम चाहते हैं कि पासवर्ड जो है हमारा थोड़ा इंक्रिप्ट फॉर्म में रहे, तो हम उसमें टाइप जो है पासवर्ड यूज़ करते हैं। बाकी जो चीज़ें अगर आप लोग समझ ना आ रही हो तो आप लोग उसी टाइम से पूछ सकते हैं। और मतलब जो जावास्क्रिप्ट वगैरह की बातें तो उन्हें इग्नोर कीजिए क्योंकि अभी उन पर नहीं है। अच्छा, तो फिर ना हमने टाइप पासवर्ड दिए और अब चल के हम पेज रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे इंटर पासवर्ड लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें कुछ भी लिखूँ तो आप देखें कि यहाँ पे डॉट के फॉर्म में आ रहा है, मतलब ना इनक्रिप्ट फॉर्म में आ रहा है, ताकि किसी को आपका पासवर्ड शो ना हो। अच्छा जिमल, मुझे एक चीज़ बताओ आप, एक सेकंड वापसी कोड खोलो। जी हाँ, मुझे ये पूछना था कि अगर हम प्लेस होल्डर नहीं लिखें बीच में, हम इनपुट भी लिखते हैं तो हमें वो एक ना बॉक्स बना के दे देता है इनपुट डालने के लिए। तो ये प्लेस होल्डर लिखना ज़रूरी है कि लाइक अगर कभी हम जल्दी में लिखना भूल जाए तो इससे कोई एरर तो नहीं आएगा बाद में? नहीं, प्लेस होल्डर ना बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। आप चाहें तो आप एक नॉर्मल मैं इनपुट बना के दिखाती हूँ, उसमें हम सिर्फ टाइप टेक्स्ट लिख रहे हैं और टाइप भी लगाना ज़रूरी नहीं है, टाइप भी मैं हटा देती हूँ, कोई मसला नहीं है। और मैं चल के रिफ्रेश करती हूँ पेज तो यहाँ पे देखें एक एम्प्टी
आ रहा है, इसमें आप कुछ भी लिख के सबमिट कर सकते हो 1234@gmail.com, कुछ भी जो चाहे आप वो इसमें लिख सकते हो। ना ही इसमें अंदर कोई प्लेस होल्डर है, कोई एरर नहीं आएगा बेसिकली, लेकिन यूज़र को नहीं समझ आएगा कि यहाँ पे क्या मांगा जा रहा है, कि इसमें आपको क्या इनपुट क्या करना है। तो अगर आप तो भूल जाओ या कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो तो फिर कोई मसला नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है। और कोई थैंक यू। क्वेश्चंस? नहीं नहीं, बस ये है। ओके, फिर हम लोग आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें ना कुछ होते हैं रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, आप लोगों ने चेक देखे होंगे। जैसे ना मैं आप लोगों को गूगल फॉर्म्स का एक इमेज दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे देखें, आई थिंक ये इमेज थोड़ी ब्लर है ये, लेकिन हमारा काम हो जाएगा इससे। यहाँ पे एक फॉर्म बना हुआ है अच्छा सा, क्योंकि इसमें CSS भी इंक्लूडेड है। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट योर रजिस्ट्रेशन टाइप, जिसमें जनरल एडमिशन, VIP एडमिशन, इन दोनों में से कोई एक आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्कल से बना हुआ है, आप पे क्लिक करोगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, और दूसरे को क्लिक करोगे तो ऊपर वाला अनसेलेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अगर आपको इस तरह का बनाना है ना कुछ, तो आप लोग बेसिकली यूज़ करते हो चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस में ना स्क्वायर सा आ जाता है, और रेडियो बटन में सर्कल्स आ जाते हैं। पहले हम रेडियो बटन करते हैं। जैसे अगर हमें जेंडर सेलेक्ट करना है तो हम उसके लिए भी रेडियो बटन्स लगा सकते हैं। मैं यहीं पे नीचे एक पूरा फॉर्म हम कंप्लीट बना लेते हैं इसे। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। ये जो है ना हमारा बेसिकली रेडियो बटन है। अगर हम लोग यहाँ पे चल के आप रिफ्रेश करें, अच्छा इसमें टाइप देख लें, टाइप जो है ना सेम नॉर्मल इनपुट है, उसमें टाइप जो है हमारी रेडियो है। और हमने नेम, मतलब नेम यहाँ का प्लेस होल्डर जो होता है ना हमारे इनपुट टैग में, वो यहाँ पर हमारा नेम होता है रेडियो बटन्स में। क्योंकि हमें यहाँ पे चेक करें, हमें यहाँ पे अंदर नहीं चाहिए रेडियो बटन के, हमें उसके बाहर ही चाहिए, बाहर पूरा टेक्स्ट फॉर्म में चाहिए। तो उसके लिए हम लोग ऐसे लगाते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूँ पेज, तो यहाँ पे आप चेक करें कि मतलब 2 ऑप्शंस आ रहे हैं, आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक को सिलेक्ट करोगे, क्योंकि देखें मैंने दोनों को नेम जो है सेम दिए। अगर आपको मतलब ऐसे चाहिए कि आपको 2 ही चेक बॉक्सेस रखने हैं, एक टॉपिक से रिलेटेड हैं दोनों, मतलब उनमें से कोई एक ही सिलेक्ट कर पाएँ, तो आपको दोनों का नेम जो है सेम देना पड़ेगा। नेम सेम देने से ये होगा कि अगर मैं अभी मेल सेलेक्ट किया हुआ है मैंने, और मैं फीमेल पे सेलेक्ट करती हूँ, दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे, कोई एक ही सिलेक्ट होगा एक टाइम पे। सो ये जो है ना, अगर हम लोग, मैं यहाँ से नेम का एट्रीब्यूट हटा दूँ, ऊपर से भी नेम का एट्रीब्यूट हटा दें हम, तो कोई एरर तो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँ, साथ में दोनों सेलेक्ट हो सकते हैं मतलब, सो ये सही नहीं है। तो हम लोग दोनों को एक एक नेम दे देते हैं, दोनों का नेम सेम होगा। अगर मैं इसमें एक R भी मिसिंग कर दूंगी ना, मतलब कोई एक करेक्टर भी मिसिंग हो जाएगा, तो उसमें आपके पास दोनों सेलेक्ट होने के ऑप्शन हो जाएंगे। अब मैं रिफ्रेश करती हूँ, तो मैं किसी एक को एट अ टाइम एक को सिलेक्ट कर मुझे सकती एक चीज और बताना कि हम जैसे ऑनलाइन फॉर्म खोलते हैं कोई भी, ठीक है, हूँ। उसमें लिखा होता है कि आप कोई भी 3 लाइक बॉक्सेस सेलेक्ट कर लो। अक्सर फॉर्म्स ऐसे भी होता है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा? मतलब कि यहाँ पे आप चेक बॉक्सेस, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये चेक बॉक्सेस ही है। इसमें हम लोग मल्टीपल चेक कर सकते हैं। जैसे आपने अभी चाहा, हम यहीं से कॉपी भी कर लेते हैं कि आपको क्या पढ़ना है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, ये सिर्फ इनपुट की बात है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसे पेस्ट कर दिया, और अब हम चल के पेज रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे चेक करें कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों आ रहे हैं। हम चाहें तो तीनों को सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ HTML पढ़नी हो। अगर हम चाहें तो हम अच्छा, चेक बात सुनो। अच्छा, हम चेक बॉक्स में कोई कंडीशन लगाएंगे कि लाइक अगर हमने 5 चेक बॉक्सेस दे दिए तो हमें 3 उसमें से करवाने हैं हाँ हाँ, इसमें चेक, हमें तो जावास्क्रिप्ट उसके यूज़ लिए करनी हम पड़ेगी। condition लगाएंगे। अच्छा अच्छा, तो ठीक जावास्क्रिप्ट है। तो अभी नहीं पढ़ा सकती मैं, क्योंकि वो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लगेगा। अभी तो हमारा HTML ही पढ़े। तो HTML में जो है ना, मतलब सब कुछ नहीं हो पाता, लेकिन स्ट्रक्चर पूरा इसी से बनता है, तो हमें ये लास्ट में आनी चाहिए। अच्छा, तो हम लोग ना आगे चलते हैं। चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन समझ आ गए? जी जी, दोनों में डिफरेंस के, दोनों किस लिए यूज़ होते हैं? हाँ हाँ, समझ आ सही। गया। उसके बाद होता है हमारा टेक्स्ट एरिया। जैसे कि अगर आपको कोई पैराग्राफ लिखना है ना, मतलब कि
पूरा मतलब सिर्फ एक नेम या छोटा सा टेक्स्ट नहीं लिखना है, आपको काफ़ी ज़्यादा लिखना है। तो उसमें हम लोग जो है ना टेक्स्ट एरिया यूज़ करते हैं। टेक्स्ट एरिया बेसिकली हम इस वाले हटा देते हैं, ये ज़्यादा बल्कि नहीं लगे रहने देते हैं। अगर जैसे हम फीडबैक हम्म, इसमें जी जी, जैसे जिले ने बोला जैसे हमें फीडबैक चाहिए होता है, तो फीडबैक में भी हमें काफ़ी सब सारे सेंटेंसेस होते हैं, मतलब एक करेक्टर एक वर्ड नहीं होता। तो उसमें जो है हम लोग टेक्स्ट यूज़ करते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। वो टाइप टेक्स्ट तो रहेगी, लेकिन ये हम लोग टेक्स्ट एरिया ये यहाँ से हम इसे कॉपी करते हैं। अच्छा, मैं अभी इसमें एट्रीब्यूट्स हैं, उन्हें देख के कन्फ्यूज़ नहीं हो जाइएगा, मैं अभी उन्हें समझाती हूँ। पहले हम इनका रिजल्ट देख लेते हैं, रिजल्ट में क्या आ रहा है। यहाँ पे चेक करें आप, इतना बड़ा सा मतलब पूरा बड़ा सा इनपुट आ रहा है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, एंटर कर सकते हैं, काफ़ी सारे स्पेसेस में। और चाहें तो यहाँ पे आपकी कोने में बटन सा देखें, इसे आप ऐसे करेंगे तो ये पूरा बड़ा हो जाएगा। सो इसे जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, जितना चाहे उतना बड़ा हम कर सकते हैं, क्योंकि ये है हमारे पास टेक्स्ट एरिया, ये इनपुट नहीं है, टेक्स्ट एरिया है हमारे पास। इसमें हमने अभी फ़िलहाल जो है ना मतलब बाय डिफ़ॉल्ट हम पेज रिफ़्रेश करेंगे तो ये इस साइज़ का रहेगा। हमने इसमें रॉस दी हुई है 4, यानी कि ये हमारे पास वर्टिकली हमारे सिर्फ 4 रॉस का ही स्पेस है इसमें, और कॉलम्स हमने 30 के दिए हैं, मतलब काफ़ी सारे, लेकिन हम इन्हें बढ़ा सकते हैं खुद से, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। सो बाय डिफ़ॉल्ट ये ऐसा ही रहेगा, रॉस और कॉलम्स हमने दिए हुए, और इसका क्लोजिंग टैग भी होता है, और इसके सेंटर में मैं लिख देती हूँ जैसे फीडबैक। हम रिफ्रेश करते हैं पेज तो अच्छा हाँ सही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक बात होती है कि टेक्स्ट एरिया में आप डायरेक्टली यहाँ पे पूरा प्लेस नहीं कर सकते कि आपको क्या चाहिए। आपको या तो ये ऊपर हेडिंग लगानी पड़ेगी या पैराग्राफ वगैरह उस तरह सब कुछ लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक हेडिंग लगा देती हूँ, हम H3 लगा देंगे क्योंकि हमें बहुत बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे लगा देती हूँ एंटर, नहीं ओनली फीडबैक लिख देते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे बस लिखा हुआ है फीडबैक, और यहाँ पे हम फीडबैक लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा इसमें स्टाइलिंग की तरफ कर चलते हैं, क्योंकि CSS तो अभी हम नहीं यूज़ करें, लेकिन फिर भी बेसिक HTML की स्टाइलिंग जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म से पहले एक या फॉर्म के अंदर टैग के अंदर आप कहीं पे भी ला सकते हो, एक H1 का टैग लगा देते हैं, उसमें मैं लिखती हूँ फॉर्म लिख देते हैं, और अब हम लोग हर इनपुट के बाद एक BR लगा दें ताकि हर इनपुट के बाद एक स्पेस लाइन आ जाए, मतलब ब्रेक लाइन हो जाए। अभी हमें मैनुअली इसमें आपको चेक देखें कि हमें बहुत कितने BR लगाने पड़े हैं, कितना कोड करना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारे पास उसमें ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। जब हम CSS यूज़ करेंगे तो हमें इतना नहीं करना पड़ेगा। और ये हमारे पास रेडियो बटन है, इसमें मैं यहाँ पे लिख देती हूँ H4E। सिमर, जी, हम इसमें फॉन्ट्स भी तो चेंज करवा सकते हैं ना, HTML के अंदर भी तो होते हैं ना फॉन्ट्स चेंज। नहीं नहीं, देखें HTML में ना मतलब लिंक लगता है फॉन्ट्स का, और वो CSS से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, तो वो भी हमें CSS से ही करने पड़ेंगे, लेकिन उनका जो लिंक होता है ना फॉन्ट्स का, वो हम लोग लगाते हैं HTML में। अभी मैं ना हमारा अभी लास्ट इसमें फॉर्म्स के बाद हम लोग, मैं आप लोगों को यहीं पे CSS का लिंक अटैच करना भी सिखा दूँगी, ताकि हम CSS की फाइल को कनेक्ट करना सीख जाएँ, क्योंकि आई थिंक कि सैली इन्हें भी काउंट करेंगे लिंक करना। अच्छा, तो मैं यहाँ पे H4 में लिख देती हूँ सेलेक्ट जेंडर, और हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है एक H4 सेलेक्ट जेंडर, और यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद हम इससे भी थोड़ा सा सही कर देते हैं, यहाँ लिख देती हूँ कि H4 ही लगा देते हैं, सेलेक्ट कोर्स, और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं। इस तरह इसका हमने अभी फॉर्म बनाया है। इसमें हम लोग ऐसे करते हैं, एक और BR लगा देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा ज़्यादा स्पेस आए, क्लियर लगे। अब हम रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें एक हमारे पास अच्छा सा, मतलब इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी के लिए नॉर्मल HTML से एक अच्छा फॉर्म बना लिया हमने। तो बस लिखा हुआ है सबसे पहले फॉर्म की हेडिंग, फॉर्म की हेडिंग के अंदर हमारे पास नेम का लिखा हुआ है, मैं नेम लिख देती हूँ अपना, फिर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे ईमेल, और अगर हम ईमेल में @gmail.com नहीं लिखेंगे तो वो एरर देगा, मैंने आप लोगों को पहले शो करवा चुकी हूँ। यहाँ पे 5 में लिख देती हूँ जीमेल 123, और सेलेक्ट जेंडर सेलेक्ट करते हैं, और
कोर्स सेलेक्ट करते हैं, मैं तीनों सेलेक्ट कर सकती हूँ और कोई एक भी सिलेक्ट कर सकती हूँ, कोई दो भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। फीडबैक में लिख देती हूँ, फ़िलहाल मैं वेरी नाइस लिख देती हूँ फीडबैक, और हम सबमिट करते हैं और ये हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। सो आज हमने बेसिकली फॉर्म बनाना सीखा कि फॉर्म हम किस तरह से बना सकते हैं। बेसिक बिल्कुल फॉर्म था, और इसमें हम आगे चेक कर लेते हैं कोई चीज़ रह तो नहीं गई। अच्छा, ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये आप लोगों के पास बेसिकली क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आप लोगों को सर्च कर के दिखाती हूँ। ड्रॉप डाउन लिस्ट इन HTML, इमेजेस में चलते हैं। यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक पूरा फेवरेट टॉइस का जैसे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे फेवरेट टॉइस के एक हेडिंग है, उसमें हमारे पास पूरा ना, उस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन खुल जाएंगे, रोबोट्स का, ट्रांसफॉर्मर्स का, डांसिंग डॉल्स का, इसमें से आप कोई भी अपना फेवरेट टॉय सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सिलेक्ट है, इस तरह का आएगा। अब हम ये इम्प्लीमेंट करके चेक करते हैं। जैसे मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ कि हम लोगों की सिटी क्या है। कोड में चलते हैं और यहाँ पर फिर सबमिट के बटन से पहले टेक्स्ट एरिया से पहले ही हम कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैंने रख दिया। अब हम रिफ़्रेश करते हैं पेज, पहले से हम एक BR लगा देते हैं, इससे पहले एक और लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें BR अप्लाई नहीं हो रहा है, मैं ये चेक करूँगी क्या मसला है। अच्छा, तो अगर उससे हम बाहर जी तंजीला, वो उससे बाहर चला गया, इंटरनेशन का एरर आ गया। कहाँ पर? मतलब BR ना तुमने थोड़ा राइट पे लेफ्ट पे करके लिखा था, थोड़ा सा अंदर करके लिखो। नहीं, वो इशू नहीं होता। देखिए, वो पाइथन में होता था इंडेंटेशन का इशू, वो HTML में नहीं होता है। अच्छा, मैं ऐसे करके चेक करा देती हूँ मैं आप लोगों को, कोई इसमें डिफरेंस नहीं होता। मैं 2 BR लगाती हूँ, रिफ़्रेश करते हैं। ओह, ये हो गया। मेरे ख्याल से मैंने नीचे वाले को भी अलाइनमेंट की है, कोई तो इशू था उसमें, लेकिन HTML में इंडेंटेशन नहीं होती। अच्छा, तो यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे हमने पूरा, मैं बस ड्रॉप डाउन आया हुआ, इस पर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे चेक करें कि हमारे पास 3 ऑप्शन आ रहे हैं, अच्छा, पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की। मेरा ना एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम मेन्यू बनाते हैं, हाँ। सही है, किसी वेबसाइट के लिए NAV टैग यूज करके नेविगेशन का, तो इसी के अंदर हम क्या नाम है, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स में ऐसा होता है ना कि आपके पास वो आ जाता है सेलेक्ट करने के लिए, ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए सबसे ऊपर ही मेन्यू बार में लिखा हुआ होता है, तो ये हम नेविगेशन टैग के साथ यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो हमारा नेव बार होता है उसमें हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने का नेव बार में ही होते हैं कि आपको लैंग्वेज कौन सी चाहिए, इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, इस तरह से, तो हम वहीं पे सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे भी हम ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें। हम लोग बिना फॉर्म के टैग के भी हम लोग ये पूरा सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, सेलेक्ट जो है ना, ये टैग लगाना इंपॉर्टेंट है, इससे हमारा पूरा ये बनता है, मतलब जो पूरा हमारा है उसके, और उसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे हमारे पास वो ऐसे ऑप्शन के टैग में लिखे जाते हैं। सो बेसिकली हमने आज ये पढ़ा, और हम चेक कर लेते हैं कोई और टॉपिक हमारा मिस तो नहीं है। कंप्लीट एग्जाम्पल जैसे हमने पूरा काम करके देखा है। जी बस हमारे यही था आज की क्लास में। तो आई होप कि फॉर्म्स बनाना आप लोगों को समझ आए होंगे, किस तरह से फॉर्म्स बनाते हैं। कोई क्वेश्चंस इसमें तंजीला, लाइबा? कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, तुमने बहुत अच्छा समझाया है। बस तुम एक काम करो कि जिस नोट पैड पे तुमने सारे वो लिखे हुए थे ना टैग्स, एक दफ़ा वो फॉर्म खोल दो। तो मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग भी कर लें, और वैसे मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी पूरी फाइल, और साथ में जो मैंने कोड भी की थी वो भी शेयर कर देंगे हम। ओके। अगर आपको अच्छा, बस टोटल ये है ना HTML में? जी, HTML में ना हमें तो AIML पे असल में हमारा फोकस है, तो उसके लिए इतनी HTML हमारे लिए बहुत है। और वैसे इससे ज़्यादा HTML नहीं है, क्योंकि मेन हमारी इतनी ही HTML होती है। सो अच्छा, मैं आप लोगों को एक लास्ट चीज़ पढ़ा दूँ कि मतलब ना हमारे पास अगर हम CSS से लिंक करना चाह रहे हैं HTML के फाइल को, क्योंकि अगर हमारे पास CSS लिखने के भी ना 3 तरीके होते हैं। या तो आप इंटरनल CSS लिख लो, मतलब टैग के अंदर ही CSS कर लो। अगर ये बात समझ ना आए तो आप लोग इन्हें स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ मैं एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ बता रही हूँ कि
कि मुझे नहीं लगता ये काउंट होती है HTML में, लेकिन क्या पता सर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग इंटरनल होती है इंटरनल, उसमें हम लोग ना हेड के टैग के अंदर CSS लिखते हैं। एक होती है एक्सटर्नल और एक होती है जो हम टैग्स के अंदर ही करते हैं। तो 3 तरह से हम CSS लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल फाइल बना रहे हैं, मतलब एक अलग फाइल बना के CSS को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें CSS को लिंक करना पड़ता है। और मैं यहाँ पे एक CSS की फ़ाइल बनाती हूँ। इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन समझ लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि form.css की फ़ाइल बनाती हूँ मैं। तो ये css.css जो है CSS की एक्सटेंशन होती है। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं यहाँ पे लिखती हूँ लिंक का टैग, और ये REL में स्टाइल शीट खुद ब खुद आ रहा है, मतलब ना कि हमें लिंक करनी है स्टाइल शीट। जो हमारी CSS की फ़ाइल होती है हम उसे स्टाइल शीट भी बोलते हैं। जैसे हम जब CSS पढ़ेंगे हम इसे डिटेल में पूरा पढ़ेंगे। और href हाइपर रेफरेंस के टैग में मैं यहाँ पे लिख देती हूँ form.css। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, मैं इसे क्लिक करती हूँ, तो हमारा ये कनेक्ट हो चुकी हैं फाइल्स। अभी हमारे पास चेक करने का कोई तरीका नहीं, क्योंकि हम CSS अभी इम्प्लीमेंट नहीं करके देख सकते। तो आज के लिए हमारा इतना ही था कि हम लोग किस तरह से लिंक से कनेक्ट करते हैं CSS की फाइल्स या जावास्क्रिप्ट की फाइल्स, वो इसी तरह से होती हैं। जावास्क्रिप्ट की थोड़ा सा चेंज होते हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी। और यहाँ पे हमने पूरा फॉर्म बनाना सीखा कि हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं, जिसमें हमारा टाइप टेक्स्ट सीखी हमने, ईमेल, पासवर्ड, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस और सिलेक्ट ऑप्शन, फीडबैक का टेक्स्ट एरिया के लिए बटन, सबमिट, टाइप सबमिट, ये हमने आज पढ़ा। सो इसमें और कोई क्वेश्चंस? नहीं, और कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, ये बताओ कि सर जो है हमसे सिर्फ बेसिक HTML पूछेंगे ना, जब हमारे AI में कोई इतना काम नहीं है जी जी HTML ये का, ग्रुप जस्ट पे बात कॉन्सेप्ट करें, वहाँ पे अपलोड होगी वीडियोस। जी तंजीला, है। रिपीट कीजिए। ओके ओके। और कोई कन्फ्यूजन? स्क्रीन रिकॉर्ड ऑफ कर दो ना। सही है।